इसे एक बार समझ लेते हैं, गिरावट को ज़्यादा गंभीर तो नहीं है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस और अपना एक्सपीरियंस का कहता है। विजय सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा देख के बताएं सर, ये इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस से कोई मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही ना आपको? ये इलेक्शन से पहले और थोड़ा अर्निंग्स कंप्लीट होने से पहले, थोड़ा नए हाई 2-3 बार एक हफ्ते के अंदर लगने के बाद थोड़ा फ्रॉथ क्लियर हो रही है। कुछ कुछ आपको भी ऐसे ही लग रहा है क्या? डिम्पी, नमस्कार। धन्यवाद मेरे को आमंत्रित करने के लिए। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब भी कभी भी एक बाजार नए जोन में जाने की कोशिश करता है तो रेजिस्टेंसेस आते हैं और वही रेजिस्टेंस है। बार बार ऑल टाइम हाई हिट होता है और वहां से बाजार थोड़ा सा जिटरी हो जाते हैं। दूसरी चीज, ये बात तो पिछले 2 महीने से मैं बोलता आ रहा हूँ, जनवरी मिड से ही बोलता आ रहा हूँ, आपको भी याद होगा कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। जहां जहां पर भी, जैसे आपने शब्द यूज किया, फ्रॉथ है या ओवर वैल्यूएशन है या ओवर हीटिंग है, तो ओवर हीटेड स्टॉक से बाहर निकलना है। हमारी कई बार इसके बारे में बात हुई है। और अंडर वैल्यूड स्टोरीज में जाना। और बाजार हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज देता रहता है। अच्छी कंपनीज आपको मिलती हैं गिरावट में, और जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी हैं, कई बार समय लगता है मगर वो चल जाती है इवेंचुअली, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंपनी, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। तो शेक ऑफ है, मैं इसको यही कहूंगा, शेक ऑफ है। अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट अभी देखने को मिलेगी। बाजार एक कंसोलिडेशन मोड में है। मुझे लगता है मोटा माटी 21-22 500 की रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा कंसोलिडेशन होना भी अच्छा है, क्योंकि जब एक साथ तेजी होती है तो यदि बिना कंसोलिडेशन के ऊपर चढ़े तो डर ज्यादा लग जाता है। तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन मोड में मार्केट है। और स्टॉक्स में भी जहां जहां पे अच्छी तेजी हो चुकी है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होके, जैसे मिड कैप्स में बार बार हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और एफआईआईज भी लगातार बेच रहे हैं, जो नंबर्स आते हैं। तो मुझे लगता है मिड कैप में खास करके जो जो प्रॉफिट बुकिंग है हो रही है, और वो पैसा कहीं ना कहीं लार्ज कैप में मूव हो रहा है। अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक, देखें एशियन पेंट्स, देखें हिंदुस्तान लीवर, देखें मैरिको, देखें डाबर, देखें एफएमसीजी पूरा का पूरा, सेलेक्ट फार्मा कंपनीज, उनमें अभी तो मूवमेंट आई नहीं है। बैंक्स में मूवमेंट आई ही नहीं है। अगर आप कोटक बैंक को भी देखें तो कहीं कोई ऐसी तेजी बनी नहीं है। तो संभावना अच्छी है कि अब मिड कैप स्मॉल कैप से पैसा निकल के थोड़ा सेफर हेवंस में जा रहा है और लार्ज कैप की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है सर, आपके पॉइंट टेकन है। आपने 3 बातें बताई हैं आपकी पूरी चर्चा में, मैं समरी कर देता हूं। पहला पॉइंट ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक शेक ऑफ है, ज़्यादा डरने और घबराने की बात नहीं है। दूसरा, आपकी स्टडी ये कहती है कि मार्केट फिर से चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे और शेयर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया, उनका पार्टिसिपेशन होना बाकी है। तीसरा, आपने जो बात की है कि स्मॉल कैप और मिड कैप से पैसा निकल के बड़े शेयर्स की तरफ आएगा, तो अगर किसी को ज़्यादा फोकस करना है तो बड़े शेयर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ये 3 बातें हैं विजय चोपड़ा जी ने जो भी बात रखी है, ये लेसन्स हैं, उनके अपने इंटेलिजेंस है, अपना एक्सपीरियंस है, और उसी के बेसिस पर ये वो बात भी हमारे सामने रख रहे हैं। बजाज ऑटो के बायबैक में शेयर टेंडर करने का आखिरी दिन है, यानी कि आखिरी मौका। और भाव है 10,000 का। हालांकि आज शेयर नीचे है, तो जो मंगलवार के बंद भाव से बायबैक में जो प्रीमियम जो बचा था 18% का, मान के चलिए कि 20-21% के आसपास का हो गया है। 4,000 करोड़ रुपए के बायबैक के रिकॉर्ड डेट कल है। 40 लाख शेयरों का बायबैक है, उसमें जो रिटेल कोटा है वो सिर्फ 6 लाख है, तो छोटा साइज है। रिटेल निवेशक ज्यादा हैं, तो एक्सेप्टेंस रेशियो मान के चल रहे जो एनालिस्ट हैं कि वो कम होगा और 14 से 17% होने की उम्मीद करके चल रहे हैं। विजय सर, आप जरा बताइए, बजाज ऑटो आज हालांकि कमजोर है, एक्सेप्टेंस रेशियो भी कमजोर होगा, लेकिन क्या शेयर टेंडर कर देना जो ही गेंस हो एक वाइज डिसीजन होगा या फिर ना टेंडर करें? दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो जो वेरी लॉन्ग टर्म है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बजाज ऑटो का स्टॉक ओरिजिनल अलॉटमेंट से कैरी कर रहे हैं, और वो शायद कैरी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिन्होंने मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, तो उसमें कोई बुराई नहीं है एक बार टेंडर कर देने में। और अपना प्रॉफिट बुक होगा और किसी और स्टोरी में जाएंगे। बजाज ऑटो में ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप हो चुका है, लगभग 8700 रुपये ये टच करके आया है। तो इस लेवल पे अगर आप अपने शेयर टेंडर करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। मगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो बजाज की स्टोरी में है और उन्होंने पैसा बनाया है, भारत का एक अग्रणी बिजनेस ग्रुप है, और अक्रॉस कंपनीज इस ग्रुप ने बहुत वेल्थ क्रिएट किया है। चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, बजाज ऑटो हो, महाराष्ट्र स्कूटर्स हो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बजाज समूह की हैं।
जहाँ पर लोगों ने बेइंतहा पैसा बनाया है। तो मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोग हैं वो टेंडर कर दें, जो लॉन्ग टर्म है बिल्कुल बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको निरंतर सतत विकास वाली कंपनी है, निरंतर कमा के देगी। बजाज ऑटो को लेकर ये व्यू। वोडाफोन आइडिया के शेयर में देख रहे हैं कि 13% के आसपास की गिरावट है। 45,000 करोड़ रुपए की फंड इन्फ्यूजन की पूंजी जुटाने की कंपनी की योजना है, लेकिन बाजार को ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है और भारी गिरावट। ब्रोकरेज हाउसेज भी काफी सतर्क हैं शेयर को लेकर। नोमुरा ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, 6.5 रुपए का टारगेट है, सीएलएसए का 5 रुपए का टारगेट है और नोवामा की भी 7 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं। विजय सर, आप बताइए, देखिए इंतजार तो इसी चीज का था कि नहीं पूंजी जुटाने को लेकर कुछ कॉन्क्रीट फैसला निकल के आए, तो डिसीजन तो हो ही गया है, तो बाजार को आखिर ट्रस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? और जो टारगेट्स ब्रोकरेज हाउस ने दिए हैं 5 रुपए के, 6.5 रुपए के, क्या आप उससे सहमत हैं और आपका व्यू क्या है इस चीज को लेकर? देखिए, अगर मैं हर बार आपसे ये बोलूँ कि मैं अरबपति बन गया हूँ या बन जाऊँगा या बनने वाला हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा? आप पूछेंगे कैसे? अरबपति तो बन जाओगे, ये तो कर लोगे, मगर कैसे? तो इसी प्रकार से हर बार फंड रेज़िंग की बात होती है और कैसे करी जाएगी ये नहीं बताया जाता। ये बात तो सबको पता है कि वोडाफ़ोन आइडिया बहुत ज़बरदस्त फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस में है। कर्ज़ा बहुत है, जो भी कमाई होती है उससे कहीं ज़्यादा कर्ज़े को के भुगतान में चला जाता है, इंटरेस्ट कॉस्ट में चला जाता है। और निश्चित रूप से हालाँकि एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है वोडाफ़ोन, मगर भारत में वो कभी भी पैसा नहीं बना पाया। और जहाँ पर उसके जो कॉम्पिटिटर्स की बात करें, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, वो कहीं न कहीं उनकी बैलेंस शीट्स ब्लैक में दिखती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्ज़े को ओवरबोट नहीं किया। अब ये कैसे किया जाएगा और ये किस कॉस्ट पे किया जाएगा, ये बाज़ार को समझ नहीं आ रहा। इसीलिए ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि ये इसका सेल रेटिंग दे रही हैं कि किस रेट पे किया जाएगा। देखिए, कर्ज़ तो उठाया जा सकता है, मगर किस रेट पे कर रहे हैं। एक बार वेदांता ने काफ़ी टाइम पहले, कुछ महीने पहले की बात है, बोला था कि हम लोग कर्ज़ रेज़ कर रहे हैं और बहुत एक्सपेंसिव रेट्स पे कर रहे हैं, तो बाज़ार ने उसको थम्स डाउन दिया था। तो कर्ज़ा पहली बात मिलेगा कहाँ से, कौन दे रहा है? दूसरी बात, क्या रेट पे है? कितना इफ़ेक्ट आएगा बैलेंस शीट में और किस प्रकार से ये जो फ्रेश कर्ज़ा उठाया जा रहा है, ये कंपनी की एक्सपेंशन में लगेगा या कर्ज़ कर्ज़ को चुकाने के लिए और कर्ज़ लिया जा रहा है? तो ये सब क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि कहीं न कहीं मार्केट को परेशान कर रहे हैं, मुझे भी परेशान कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा ये बताया नहीं जा रहा है, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं आती है, सिर्फ़ बोल दिया जाता है कि हो जाएगा, मगर कैसे जो सवाल है वो पूरा जवाब नहीं दिया जाता। तो एक स्टेटमेंट देके मैनेजमेंट अलग हो जाती है, इसलिए बाज़ार इसके ऊपर थम्स डाउन दे रहा है। से होगा, मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, इसको लेकर सफाई नहीं है और कहीं ना कहीं 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और 45,000 करोड़, उसमें से 20,000 करोड़ इक्विटी के जरिए। ये सब कुछ कैसे होगा, ये क्लियर नहीं है और बाजार उसको थम्स डाउन दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि बाजार में कौन सी खबर गर्म है। तो रिम्पी, आपसे ही समझेंगे कि कहां पे खबर गर्म है, कौन सा स्टॉक इसको लेकर फोकस में है, बताइए। देखिए, 1-2 दिन से हम आपको नोटिस भी करवा रहे हैं। वो शेयर कोइंसिडेंटली आज वही शेयर हमको ब्रोकर से भी पता लग गया। उस शेयर का नाम है टिमकेन इंडिया। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। आप इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। असल में इसमें ना क्वार्टरली नंबर्स के बाद तेज़ गिरावट आई थी। अगर मैं थोड़ा प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आज का ये चार्ट ना दिखाएं 2% ऊपर, जबकि डेज लो को हम टेस्ट कर रहे हैं। शेयर में आज भी कोइंसिडेंटली काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो ये जब इसका चार्ट दिखाएंगे ना आपको, तो थोड़ा पुराना भी दिखाना, 1 महीने 1.5 महीने का, तो आपको पता लगेगा कैसे शेयर टूटा। और अभी ये शेयर 2700 पे चल रहा है, 3400 का रेट था इसका। कुछ डोमेस्टिक फंड्स ने प्रो अकाउंट के अंदर खरीदारी करना शुरू कर दी है। ये खबर हमारे पास है। ये प्रो अकाउंट कौन से होते हैं? ये एक्चुअली प्रोप्राइटरी अकाउंट्स होते हैं। और कोई भी फंड अगर पहली बार खरीदारी या कोई ब्रोकिंग हाउस बड़ा खरीदारी करता है, तो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स के अंदर पहले माल भरा जाता है, जो टिपिकली पीएमएस के अंडर भी चले जाते हैं कई बार। और दूसरा, ये आपको कैसे पता लगेगा कि वो ये खरीद रहे हैं? इसकी थोड़ी चेकिंग की जा सकती है, वो वॉल्यूम को चेक करके। आप औसत वॉल्यूम को चेक करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वो तो आप छुपा नहीं पाएंगे, वो तो मार्केट के अंदर लगेंगे। अगर चेक करेंगे ना, तो औसत वॉल्यूम का 2 गुना चल रहा है। ठीक। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर डिलीवरी का वॉल्यूम भी ठीक है।
करीब 60% से ज़्यादा की डिलीवरी है। जब ये शेयर टूट भी रहा था ना, तब भी इसका डिलीवरी का वॉल्यूम कम नहीं होता। शेयर बढ़ते समय एवरेज एक हफ्ते की, एक महीने की और कल तक का डिलीवरी वॉल्यूम में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं हुई है। ये एक फेज़ था, जिस फेज़ के साथ आया, गिर के ये वापस चल सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने इसके एफआईज और डीआईज के नंबर चेक किए तो बाकायदा उन्होंने ख़रीदा है। ये टाटा ग्रुप की कंपनी सारी की सारी री रेट हुई हैं। ये भी अच्छा चला हुआ शेयर है, लेकिन किसी वजह से नीचे आ गया तो फंड्स इसको, यानी प्रो अकाउंट्स के अंदर इसको खरीदारी हो रही है। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी टिमकेन इंडिया, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फंड्स की तरफ से जो खरीदारी हो रही है, यानी कि प्रो अकाउंट्स में जो खरीदारी हो रही है, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसका जीतता जाता एग्जांपल आज का प्राइस भी है, जो करीब 2% ऊपर है। इन स्पाइट ऑफ दिस की बाजार आज वीक है। एक काम करें, विजय चोपड़ा जी से थोड़ा आइडिया ले लेते हैं फंडामेंटली कंपनी उनको कैसे लग रही है। विजय जी, मोटा मोटी जो जानकारी हमारे पास थी, जो हमको पता लगा, वो तो हमने साझा कर दिया। जरा आप भी गाइड कर दीजिए, टिमकेन पे आपका स्टांस क्या है? अच्छी कंपनी है डिम्पी, और सबसे बड़ी बात, कंपनी की अच्छाई उसके ग्रुप से समझ में आती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो वहाँ वैल्यूएशंस भी थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई थी। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, मतलब 70-75 के करीब था। मगर आप ओवरऑल देखें तो टिमकेन में मुझे कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। अगर आप टीटीएम नंबर्स में अभी फिलहाल देख रहा हूँ, थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और थोड़ा सा जो इनका प्रॉफिट है वो गिरा है, करीब करीब 40 करोड़ से, और उसका रिफ्लेक्शन हमने स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी देख लिया है। और एक और चीज मैं देख पा रहा हूँ कि ये लगभग ट्रिपल बॉटम बना है। यही लेवल जो इसने बॉटम बनाया है वो पिछले साल नवंबर में बना था, फिर उसके बाद ये मार्च में बना था इसी साल 2023 में, और फिर उसके बाद आज बना है। तो ये मुझे लगता है सपोर्ट ले रहा है इस लेवल से, और संभावना अच्छी है कि ये वापस हो जाए। हालांकि इसके अंदर एक डेथ क्रॉस बना हुआ है, तो जो भी पोजीशन लें स्टॉप लॉस के साथ लें। मगर अगर आप फंडामेंटली पूछ रहे हैं तो टिमकन में वैसे कोई समस्या नहीं दिखती, क्योंकि समूह बहुत स्ट्रांग है। इनको लेके राय, पर इस बीच आप देखें मार्केट्स फिर से डे लो को टेस्ट करते हुए दिख रहा है। करीब 600 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी बैंक में, और जाते जाते 250 अंकों की गिरावट आप निफ्टी 50 में देख रहे हैं। पर इस बीच विजय जी, एक स्टॉक जो कि मजबूती से खड़ा हुआ है और आज उसकी लिस्टिंग भी है, पहला दिन है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, वो है जुनिपर होटल्स का। लिस्टिंग सुस्त हुई थी, पर फिर से 11% की तेजी अभी दिखा रहा है। और कई सारे आईपीओ के जो काउंटर्स है ना सर, अब वो एक बार लिस्ट होने के बाद भी डबल ट्रिपल हो जा रहे हैं। पर क्या ये वैल्यू आपको जुनिपर होटल्स में दिखती है, और क्या आज भी मौका है इसमें एंट्री लेने का? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके की वैल्यूएशंस पे ये एसएमई कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, या जो भी इवन मेन बोर्ड पे हो रही हैं, तो वो एक फेयर वैल्यू पे हो रही हैं। और ये देखिए, हालांकि जूनिपर होटल्स की बात करें तो उनके पास अच्छे होटल्स हैं, अंदाज वगैरह, बट स्टिल आई वुड से कि थोड़ा सा वेट करें। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में जाना ही है तो मैं कहूँगा कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स या इंडियन होटल्स लीजिए, या ईस्ट इंडिया होटल्स लीजिए, या मैं कहूँगा कि जो जो लीला ग्रुप के होटल्स हैं, वो लीजिए, क्योंकि अभी अच्छी वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद इस पे हम लोग डिसीजन लेंगे। हालांकि जूनिपर के पास एक अच्छा बुके है होटल्स का, बट फिर भी जो अभी लिस्टिंग हुआ है उसमें थोड़ा सा कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा कूल ऑफ होना ज़रूरी है। थोड़ा सा ऊपर चला गया है, थोड़ा सा नीचे आए तो फिर शायद आपके लिए मौके बन सकते हैं। लेकिन विजय सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए।